सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चंस का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, सामान्य ज्ञान के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है क्योंकि हर एक टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं। तो कुल मिला के प्रश्नों के उत्तर यहां पर मैं आपको बताऊंगा और उनसे संबंधित जितनी जानकारी बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। आपसे पूछा जाता है यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर एलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए और इस प्रश्न का बता दीजिए आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा होता है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न आपसे बनता है कि गैट यानी कि GATT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसको कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म हिंदी में अगर बात करें प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। तो इसका पूछा जा रहा है उत्तराधिकारी संगठन कौन होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। और कहां पर लिखा हुआ है साथियों WTO, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगर WTO की बात करें यानी कि विश्व व्यापार संगठन की बात करें, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ये सारी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो साथियों किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर जिनका जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया जाता है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण को ठीक है किसके समय में वर्णित किया जाता है, तो एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जनसांख्यिकीय संक्रमण को एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो किसके साथ जाता है भाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया। चलिए देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात करें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधिकृत है, इसको 2004 में लॉन्च किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो प्रश्न साथियों यहां पर ले रहा हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भरोसा जताकर साथियों इन क्लासेस को आप लोग अटेंड कीजिए। आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। आपकी सामान्य ज्ञान साथियों बहुत ही मजबूत हो जाएगी। जैसे कि पहले प्रश्न के ऊपर ही लिखा था कि सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो साथियों सामान्य ज्ञान अगर बेस्ट नंबर आपको लाना है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो सभी लोग कर देते हैं, लेकिन जिसकी सामान्य ज्ञान पर पकड़ होती है, जो बेहतरीन यानी कि शानदार सामान्य ज्ञान के सेक्शन में स्कोर करके कवर करता है साथियों परीक्षा को, उसका 100% साथियों सिलेक्शन होता है और एक बेस्ट रैंक के साथ उसका सिलेक्शन होता है। चलिए भाई, तो ओपेक की यहां पर मुख्यालय की बात चल रही। सबसे पहले अगर बात करें ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसको कहते हैं। अगर वर्तमान समय में आपसे पूछ लिया जाए कि ओपेक यानी कि इस संगठन में कितने सदस्य देश हैं, तो 13 सदस्य देश हैं। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां पर बात करते हैं साथियों इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे वियना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वियना कहां पर है, ऑस्ट्रिया में वियना है। तो जितनी साथियों जानकारी आपको दे रहा हूं, इतनी जानकारी अगर आपने कवर कर ली तो परीक्षा साथियों परीक्षा आप लोग बहुत ही आराम से पास कर डालोगे। चलिए भाई, तो भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम आपसे पूछा जा रहा है। भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम साथियों क्या था, गगनयान था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गगनयान मिशन को कब प्रक्षेपित किया गया, 2022 में प्रक्षेपित किया गया, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है साथियों कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए देखिए अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि पहला कृत्रिम उर्वरक जो था, पहला कृत्रिम उर्वरक था, इसको जो है वो बात करें
किसने मतलब तैयार किया था? तो जॉन बेनेट ने इसको तैयार किया था। ठीक है, कब तैयार किया था? तो 1842 में इसको तैयार किया था कृत्रिम उर्वरक को। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कृत्रिम उर्वरक को पहली बार कब साथियों तैयार किया गया था, कब निर्मित किया गया था? तो 1842 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 19वीं शताब्दी हम लोग कह सकते हैं। इसलिए आपके प्रश्न का सही उत्तर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिएशन हैंडबुक के लेखक कौन है? आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके लेखक साथियों आपसे पूछे जा रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो साथियों इसके लेखक बताने से पहले, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले, इस क्लास को एक बार क्या करेंगे, आप सभी लोग भाई शेयर कर देंगे इस क्लास को। चलिए, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है। यानी कि नबा नकवी जो है साथियों, ये किसके लेखक हैं? पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने रखेगा। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर लॉर्ड रिपन की, तो बात आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें साथियों, अगर यहां पर आपसे यह पूछ लिया जाए, भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, इन्होंने भारत का उद्धारक किसे कहा साथियों? तो लॉर्ड रिपन को कहा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि साथियों स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने की। अगर पूछा जाए तो साथियों किसके कार्यकाल में भारत में 1881 में जो नियमित जनगणना शुरू हुई, वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। तो लॉर्ड रिपन से संबंधित 3 से 4 बातें आपको ध्यान रखना है, यहीं से साथियों क्वेश्चन आपसे उठाया जाता है। अब उसके बाद देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यहां पर साथियों बताने की कोशिश करेंगे, पार है, पिंजाल है, दमन गंगा है, या आपकी नर्मदा है। तो क्या हो जाएगी साथियों? दमन गंगा हो जाएगी। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक किसको सत्ता से बर्खास्त किया था? बताइए भाई। चलिए, तो 1857 की अगर बात करें, अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक, जिनका नाम साथियों बहादुर शाह जफर था, इनको बर्खास्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर जिनका जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, अगर साथियों बात करें यहां पर पादशाह की उपाधि किसने धारण की? तो बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था? आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। चलिए, तो यहां पर बात करें, अगर जमशेदजी टाटा की बात करें, तो जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत जो हुई है साथियों, वो 2002 से हुई है। इसके उद्घाटन की अगर बात करते हैं साथियों, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा भाई? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी रहे? तो उनका नाम साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो यहां पर जिनका भी आंसर साथियों बिंदेश्वरी प्रसाद के साथ जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। आंसर आपका जो जाता है वो किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि है। तो यहां पर आपको बताने इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। डॉट 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 खाली जगह की अगर बात करें साथियों, तो यहां पर आपका डॉट डॉट है, यानी कि अब आपको बताना है वैट है, एसटीसी है, जीडीपी है, या जीएसटी है, क्या है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, जीडीपी की अगर बात करें, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी देश है, उसकी अर्थव्यवस्था को मापने का जो एक पैमाना होता है, ठीक है, ये वो होता है साथियों।
और उस पैमाने का क्या काम होता है? वो पैमाना साथियों ये बताता है कि देश का विकास कितना हुआ है इस वर्ष। ठीक है, तो जीडीपी इसको कहेंगे, मैंने आपको बता दिया साथियों। तो यहाँ पर आंसर अगर बात करें तो आंसर आपका जीडीपी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है भाई, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो साथियों 2019 में हुआ था, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर साथियों राष्ट्रपति की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी आंसर भाई सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय शस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का साथियों प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। अगर आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछेगा कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, दूसरी बात पूछेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद 52 आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 53 की बात करें तो जो संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ही होती है, ये अनुच्छेद 53 में लिखा है। तो दो अनुच्छेद आप लोग क्या करेंगे, अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी थी आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति साथियों आप सभी लोग जानते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से जानते हैं, प्रतिभा पाटिल सिंह की बात करें तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इनके कार्यकाल की बात करें तो 2007 से 2012 तक चला, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। श्रीमती पाटिल जी की अगर बात करें तो ये 12वीं राष्ट्रपति थी। ठीक है, अच्छा अगर कोई ये पूछ ले कि पहली राष्ट्रपति कौन थी, मैंने आपको बताया, अगर वो ये पूछ ले कि उससे पहले ये किस पद पर थी, तो साथियों राजस्थान की राज्यपाल थी ये उससे पहले। ठीक है, तो जिनका आंसर कुल मिला के यहां पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये तो कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है आपको ध्यान रखना है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। गिर जो आपका, ठीक है, गिर नल सरोवर अभयारण्य है, ये आपका कहां पर, गुजरात में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। चंद्रप्रभा अभयारण्य साथियों कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, यह भी आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए कई सारे प्रश्न यहां पर साथियों इस एक प्रश्न से बने होंगे, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों अगर बात करें यहां पर श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये एक बार कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूं श्वेत क्रांति किस राज्य में शुरू हुई थी, तो साथियों कहां पर, गुजरात में शुरू हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं पीली क्रांति की, तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति की तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। तो सुकन्या समृद्धि की अगर बात करें, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम सुकन्या समृद्धि है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि सर 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, मैं आपको बता देता हूं, द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न साथियों घुमा फिरा कर कई बार पूछा जा चुका है ना, तो कई बार साथियों प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक बार पढ़ लेंगे प्रश्न को, वीडियो को पॉज करके, और एक बार पढ़ लेंगे उसके उत्तर को, और दोनों चीजों को साथियों अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे और साथियों एग्जाम हॉल में चले जाएंगे। चलिए, तो डॉट 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 की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें साथियों, तो कौन सी घटना के बाद, तो बच्चा बताएगा चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है।
कई सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आपसे बनता है कि जो असहयोग आंदोलन था ये कब शुरू किया गया, तो 1920 में शुरू किया गया। अगर आपसे पूछ ले साथियों, मैं आपको बता देता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये कौन थे, ये एक नेता थे। इन्होंने सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किसे किया गया था, तो मोहम्मद अली को किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों, यहां पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप सभी लोग क्या करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करके दोबारा क्लास में आ जाइए, क्योंकि क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है। और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि भारत का पहला संरक्षित वन कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो भारत का पहला जो संरक्षित वन है वो इसमें से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो जो गिर है वाला गिर राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ये एशियाई बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। पूछा जाएगा भाई कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और यह कौन से राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न साथियों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर साथियों बात करें दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन को लीग ऑफ नेशन से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ओसीआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो इनमें से ओसीआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी साथियों, ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन हो जाएगी, नहीं भाई। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगी, ये रिकॉग्निशन हो जाएगी, ये आपका सही हो जाएगी। ओसीआर की फुल फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, ओएमआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। उसके अलावा ओएसएस की फुल फॉर्म जो पूछी जाती है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती है। तो ये फॉर्म्स भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, तो 3 कारण वो लिखे होंगे, एक नहीं होगा, तो जो नहीं होगा वही आपको बताना है। ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, बिल्कुल सही। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, तो ऐसा भाई बिल्कुल नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, और यही आपका गलत होगा, तो यही आपका राइट आंसर है। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर तक पहचान मिली, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो एक कोयले का प्रकार होता है एंथ्रासाइट कोयला। इसमें अगर साथियों बात करें, इसमें कार्बन की मात्रा प्रतिशत बहुत ही ज्यादा होती है। कितनी होती है साथियों, 85% होती है। एक कोयला होता है बिटुमिनस कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होती है। उसके बाद होता है साथियों लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70%, और एक पिट कोयला होता है, इसमें 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए, किस गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी, तो अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। तो अगर बात करते हैं साथियों कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी, तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने रखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर पूछा जाए पाहुल प्रणाली किसने शुरू की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने यह काम भी किया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य रूस का भाग था। चलिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का है, अलास्का राज्य, ये पहले रूस का भाग था। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें जो विशाल गिलहरी है, ये महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। तो आंसर किसके साथ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो काला हिरण है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हंगुल है। राजस्थान का राजकीय पशु की बात करें तो ऊंट है। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो कौन थी साथियों, कल्पना चावला थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। 1997 को कल्पना चावला ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
और दूसरे की अगर बात करें यानी कि जो कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान जो भरी थी वो 2003 में भरी थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। तो साथियों प्रोजेक्ट टाइगर का नाम आपने बहुत सुना होगा। आज साथियों इसके देख लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर साथियों बाघों की बात आई है तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है साथियों, 53 बाघ अभ्यारण्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, साथियों बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों क्या होगा, राजकोषीय घाटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान। भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों भारत में जो 1972 में ठीक है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी वो किस देश की सहायता से की गई थी, तो यूएसएसआर की सहायता से की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न के न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी थी या बने थे, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, हरप्रीत सिंह या गुरप्रीत। यहां पर अगर बात करें साथियों बजरंग पूनिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना जो चलाई गई थी साथियों उसका नाम क्या था, उड़ान योजना था। आपसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि उड़ान योजना किसके द्वारा शुरू की गई, यानी कि इसकी शुरुआत किसने की, तो नरेंद्र मोदी ने की। कब की, तो 2017 में की, यह बात आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो नीति आयोग की साथियों स्थापना कब हुई, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। नीति आयोग के प्रधानमंत्री जो होते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं साथियों नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय साथियों प्रधानमंत्री कौन थे जब इसकी स्थापना हुई, तो नरेंद्र मोदी थे, और यही इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों 1957 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन जो है वो कब किया गया था, 1957 में किया गया था, यह ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो किसने की थी साथियों, महाराजा मेहताब चंद की अगर बात करें तो इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। आंतरिक अगर बात करें साथियों यहाँ पर अंतरिक्ष लिखा हुआ, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। पहली बात अगर बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था, तो 1962 में किया गया था। ये दो मुख्य रूप से बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इसका नाम क्या है, तो इनकोन्स्पार का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका, इनकोन्स्पार का नाम आपको। उसके बाद देखिए काल्पनिक है, उपन्यास है जो कि एक चंद्रकांता, इसकी रचना किसने की थी, तो देवकी खंदन जी ने साथियों बात करेगा देवकी नंदन खत्री की, तो ये इसके रचनाकार है उपन्यास चंद्रकांता के। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर
गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? साथियों, एग्जामिनर अगर प्रश्न पत्र को एग्जाम को साथियों थोड़ा सा टफ बनाना चाहता है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन डालता है। इस प्रकार के क्वेश्चन डालता है कि कौन सी नियुक्त की गई थी समिति, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो कुल मिला के साथियों जो यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे साथियों, हर एक परीक्षा में हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जो हार्ड क्वेश्चन कर देता है वही साथियों टॉपर कहलाया जाता है। तो बहुत ही आसान है टॉपर बनना, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां पर साथियों बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? सप्रू समिति आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड टास्क। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस यानी कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? तो कौन है साथियों? जेपी कुमार गुप्ता है, जेसी कुमारप्पा है, ये आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? अगर कार्यकाल की बात करें तो 1956 से 1961। इस योजना का लक्ष्य क्या था? औद्योगिकरण इसका लक्ष्य था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो आपका ये या किस पर आधारित थी, ये आपको एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं आपको बता देता हूं साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो थी पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। तो पीसी महालनोबिस इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया साथियों 1793 ईस्वी में। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। 1790 की बात करें तो 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 सालों का 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था जो है वो लागू की थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो जिनका आंसर यहां पर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो अगर बात करते साथियों बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, थर्मामीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है साथियों? ताप मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? जो वाहन होती है गाड़ी, इसके द्वारा साथियों चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, तो उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है क्या है? चलिए, तो उसका नाम साथियों क्या है? भारतीय है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय 9 भारतीय भाषाओं की एक एकीकृत लिपि है जिसे सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों कामाख्या मंदिर की बात चल रही है, ये मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों कुछ मंदिर और उनके स्थान, जैसे कि केदारनाथ मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर ये दोनों उत्तराखंड में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर साथियों कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और महाकालेश्वर मंदिर ये उज्जैन में स्थित है। कामाख्या मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये असम में स्थित है। इसलिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित रखते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए तानसेन की अगर बात करें तो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक ये थे, तानसेन। और अगर तानसेन की बात करें, तानसेन के गुरु का नाम था, ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो हरिदास इनके गुरु का नाम था। आपसे पूछा जाता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे ये तानसेन का मूल नाम था। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन को किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पर साथियों अगर बात करते हैं कि जो तानसेन थे, ठीक है, तानसेन से ये किससे संबंध रखते थे? चलिए, तो किससे थे साथियों? ध्रुपद से संबंध रखते थे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स ट्रू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया? तो साथियों कब किया गया आप लोग ध्यान रखेंगे, 1972 में किया गया। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर
फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे साथियों क्या कहा जाता है? कुल बीजारोपित भूमि के नाम से उसे जाना जाता है। आंसर आपको भाई ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है। तो साथियों आपको बताने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा वो उपभोग वस्तुएं हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं तक खरीदे जाने को क्या कहा जाता है? उपभोग वस्तुएं कहा जाता है कि वस्तुएं उपभोग कर ली गई। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि 1932 का जो पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका उत्तर डी है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है साथियों कि डेली क्लास आप लोग अटेंड करते हैं लेकिन क्लास को शेयर नहीं करते हो अपने मित्रों में या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, तो क्लास को भाई एक बार शेयर भी अवश्य कर दिया करो, ठीक है। चलिए, तो वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है, आपसे पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है, यानी कि महाराष्ट्र की लोक चित्रकारी एक नाम आपको बताना है, तो वारली आप लोग ध्यान रखेंगे। जो लोग भी यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट। अब अगर बात करें साथियों मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, तो बिहार की है। पिथौरा चित्रकला कहाँ की है, तो गुजरात की भी और मध्य प्रदेश की है। कालीघाट चित्रकला कहाँ की है, तो पश्चिम बंगाल की है। उसी प्रकार चिकनकारी चित्रकला आपने सुना होगा जो कि उत्तर प्रदेश की है। तो इतनी जानकारी भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? जैसे कि अभी आपने देखा था कि 1932 का पूना पैक्ट जो हुआ था वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। उसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था ये इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो जुल्फिकार अली भट्टो के बीच हुआ था। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपके भाई स्टार लगाकर इसको अपने जहन में साथियों स्टोर करेंगे। और बात करते हैं अगर हम यहां पर सेबी की, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सेबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुख्य मुंबई में है। सेबी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कहेंगे, यानी कि भारतीय प्रतिभूति बाजार इसको कहेंगे इस प्रकार से। अगर बात करें साथियों सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी समिति की सिफारिश पर साथियों इसकी स्थापना हुई, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। तो चलिए भाई, तो सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक कौन सा है, तो सेबी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन योजना की शुरुआत किसने की? तो प्रधानमंत्री जन योजना की शुरुआत तो नरेंद्र मोदी ने की, इसलिए जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर बात करते हैं साथियों प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो इसकी घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई। ये लॉन्च कब की गई? तो 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च की गई। जनधन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो भी बंदा होगा उसका बैंक अकाउंट खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के सामान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। इसको तुलाभार पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलाभार साथियों प्रथा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? तो गांधी इरविन समझौते में इनमें से कौन सी बात उल्लिखित थी, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, यह बात लिखी, तो यह बात साथियों उल्लिखित थी गांधी इरविन समझौते में। बाकी तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने नहीं, कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा नहीं, सभी भारतीयों को शिक्षक अच्छी, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप प्रचलित है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार में मधुबनी चित्रकला फेमस है, मधुबनी चित्रकला वहां पर की जाती है। तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप प्रचलित है? तो मधुबनी पेंटिंग वहां पर की जाती है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो साथियों अगर बात करें अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर स्थित है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कर्नाटक में स्थित है। शाची दाची ग्राम साथियों राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और बाल प्रकर्म साथियों राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। लेकिन शंदुर राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं साथियों तो यह भारत में नहीं है। ये कहां पर है? यह पाकिस्तान में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो साथियों क्या था? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किसानों को औपनिवेशक अधिकारियों का भार उठाना पड़ा? नहीं। छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में गए? नहीं। वकीलों ने अदालतों में काम करना शुरू किया? नहीं। मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे शहरों में हड़ताल पर चले गए? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद देखिए साथियों किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो विजाग स्टील के नाम से साथियों किसे जाना जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विजाग स्टील के रूप में साथियों राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर हुए? पहली बात आपको ध्यान रखना है कि 1960 में साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई। तो ये किस शहर में हुई? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कराची में हुई। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? उससे महत्वपूर्ण बात साथियों ये है कि साथियों उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? ताजमहल है, बड़ा इमामबाड़ा है, सारनाथ स्तूप है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं साथियों ये सफदरगंज का मकबरा स्थित है, ये कहां पर स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अफ्रीका में कौन सी नदी नहीं है? अफ्रीका में साथियों कौन सी नदी नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। अमेजन नहीं है अफ्रीका नदी में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई तो जिनका आंसर भाई ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो साथियों अगर बात करें भारत और श्रीलंका को कौन सी जल पट्टिका अलग करती है? या जलडमरू मध्य है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि शब्द है एक ब्रेग्जिट। तो इस ब्रेग्जिट शब्द की खोज किसने की? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेग्जिट शब्द है इसकी खोज की है पीटर वाइल्डिंग ने। किसने की है? पीटर वाइल्डिंग ने की है। ये ब्रेग्जिट शब्द की अगर बात करें साथियों कैसे ये शब्द बना है, इसकी शब्द कैसे बना है, तो बात करें जो आपका ब्रेग्जिट शब्द है ये ब्रिटेन और एग्जिट शब्द से मिलकर बना है। यानी कि जब साथियों अगर बात करें यूरोपीय संघ से बाहर निकलना होता था तो ब्रेग्जिट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार से है। अब उसके बाद देखिए साथियों आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जाहिर सी बात है पेनिसिलिन की खोज कई बार पढ़ चुके हो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ग्रेगर मंडल को साथियों क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो कई बार बता चुका हूं भारत में सबसे, यानी कि भारत का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम साथियों क्या था? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला एक अमेरिकी थी और इनका नाम साथियों क्या था? गर्टरूड एडरले इनका नाम था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला का नाम क्या था? गर्टरूड एडरे था। ये दोनों बातें आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो साथियों कौन सी घटना घटी थी? ये आपसे पूछा जा रहा है।
बंदरगाह वाले शहरों मद्रास, कलकत्ता नहीं, कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। तो ये घटना साथियों हुई थी 1757 के। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर बात करते हैं अगर गोपाल कृष्ण गोखले की साथियों, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी, आपको ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय राजनीति की बात करें तो इसमें कांग्रेस के उग्र विचारधारा के साथियों 4 नेता थे। वो 4 नेता कौन कौन थे? अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे और बाल गंगाधर तिलक थे। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि उग्र विचारधारा के साथियों इनमें से कौन नहीं है, तो 4 का नाम आपको एक बार ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसी को साथियों पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। गीतात्मक कविता माई मदर एट एक्सिटी माई मदर एट 66 किसने लिखी थी, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। अच्छा क्वेश्चन है तो बताने की कोशिश करेंगे किसने लिखा है। तो आंसर आपका कमला दास के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है साथियों? दादा साहेब फाल्के को क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। इसका निर्माण किसने किया था? तो दादा साहेब फाल्के ने ही किया था इसका निर्माण। अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो कौन से अनुच्छेद के तहत साथियों? 263 अनुच्छेद के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर सांची की स्तूप की बात करें साथियों, ये कौन से शहर में स्थित है? सांची की स्तूप जो है साथियों वो भोपाल में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भोपाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मध्य प्रदेश आ जाए तो मध्य प्रदेश लगा देना भाई। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस नाम से इसको जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि यूएन के 8वें महासचिव बान की मून कहां के निवासी हैं साथियों, बताइए। आपको बताना इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा? तो दक्षिण कोरिया के साथियों निवासी हैं। आंसर आपका किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था, ये टिप्पणी साथियों किसने की थी? तो साथियों ये टिप्पणी की थी चंद्रन देवसेन ने की थी, देवनेसन ने की थी। इनका नाम आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाता है वो चंद्रन देवनेसन के साथ जाता है, ये एक इतिहासकार थे। चलिए, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहां पर प्रयोग किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में किंग जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक था, यानी कि पारंपरिक था यूरोपीय, पश्चिमी, फारसी या आपका इंडोर सार्वजनिक। चलिए, तो यहां पर साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो सार्सोनिक शैली में बनाया गया था। इंडो सार्सोनिक शैली में बनाया गया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। गुजरात में जो जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां हैं साथियों, ये आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो किस प्रकार के आम हैं उनके लिए प्रसिद्ध है? तो केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग शैली में बनवाया गया एक वेबसाइट नहीं है? तो साथियों वो कौन सा नहीं है? www बात करें पेपरफ्राई.com है, फ्लिपकार्ट है, ट्विटर है, जॉबोंग है, क्या है? यानी कि क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? चलिए,
तो वेबसाइट नहीं है तो साथियों कौन सी नहीं है? twitter.com नहीं है। शॉपिंग शैली में, ये सारे शॉपिंग शैली के लिए बनवाई गई हैं, लेकिन twitter.com शॉपिंग से संबंधित थोड़ी ना है भाई। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का, तो ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक अलग संकाय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स इनका नाम है। इनका नाम ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जॉन मेनार्ड कीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक कहे जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की साथियों अगर बात करते हैं तो ये 1930 में शुरू किया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन किसमें? 32 में शुरू किया गया। ये साथियों आपको ध्यान रखना है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर होते हैं साथियों? लंदन में होते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, नवंबर 1930 इसका राइट आंसर हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न के भारत में कब परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई? तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? 1948। अगस्त 1948 आपको ध्यान रखना है। इसमें परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, दो तरह की साथियों आपको ध्यान रखना है। एक तो परमाणु ऊर्जा आयोग मैंने आपको बता दिया 1948 में इसकी स्थापना हुई। अगर आपसे पूछ ले परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1954 में हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इतनी जानकारी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि लखनऊ की बात करें साथियों तो चिकनकारी के लिए जाना जाता है। तो चिकनकारी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है? तो लखनऊ में ही स्थित है। चलिए, उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पेचवर्क कला कहाँ की साथियों हस्तकलाओं में से है, तो राजस्थान की हस्तकलाओं में से है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों कि भारत सरकार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भारत रत्न, यहाँ पर भारत रत्न लिखा हुआ है। भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर आपसे पूछे भारत रत्न की शुरुआत कब की गई, तो 2 जनवरी 1954 को की गई। सबसे पहले किसे दिया गया? तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। 1954 में किसे किसे दिया गया अगर बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, सीवी रमन को दिया गया। इतनी जानकारी भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि इनको कब मिला ये आपसे पूछा जाएगा, तो 1954 आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षिप्त में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? भुगतान शेष कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब जिनका नाम सिराजुद्दौला था, ये प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे गए थे? तो सबसे पहला सवाल यहां पर साथियों ये उठता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें एक तरफ तो साथियों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, इनकी सेना थी, सिराजुद्दौला की सेना थी, लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। इन दोनों के बीच साथियों घमासान युद्ध होता है और इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है। तो साथियों यही आपसे पूछा जा रहा है कि यह युद्ध कब हुआ था? तो 1757 मैंने आपको बता दिया है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों आपके 100 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करेंगे, एक बार क्लास को शेयर करेंगे और उम्मीद करता हूं कि चैनल आपका पहले से सब्सक्राइब होगा। अगर नहीं है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।